दोस्तों, आपने पाब्लो एस्कोबार और कोलंबिया का नाम तो हमेशा से ही कोकेन ट्रैफिकिंग के साथ सुना ही है और अमेरिका में इसे खत्म करने के लिए एक लंबी जंग चल रही है जिसे वो वॉर ऑन ड्रग्स कहते हैं। लेकिन अब ट्रैफिकर्स ने यूरोप को टारगेट करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर उनका बिजनेस काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आज यूरोप के बेल्जियम जैसे देश को कोकेन कैपिटल भी बोला जाए तो गलत नहीं होगा और यहाँ पर बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से ये लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं। कैसे चल रहा है ये कोकेन का कारोबार और क्यों यूरोप की ड्रग कैपिटल बन चुका है बेल्जियम, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बेल्जियम की बात शुरू होती है एंटवर्प नाम की एक जगह से, जहां पर यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा शिपिंग पोर्ट है। और आप तो जानते होंगे कि दुनिया का 90% कारोबार शिप्स के द्वारा किया जाता है। हर साल इस पोर्ट पर 1.2 करोड़ से भी ज्यादा शिपिंग कंटेनर्स आते हैं और 2020 में यूरोप में पकड़ी गई कुल कोकेन का 40% हिस्सा सिर्फ इसी पोर्ट से सीज किया गया है। 2021 में इस पोर्ट से 101 टन कोकेन पकड़ी गई थी और ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। एक्सपर्ट्स और बेल्जियन लॉ एनफोर्समेंट्स के मेंबर ये मानते हैं कि वहां आने वाली कुल कोकेन का सिर्फ 10% ही वो पकड़ पाते हैं। यानी हर साल बेल्जियम में 1000 टन से भी ज्यादा कोकेन आ रही है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी परेशानी बनी हुई है। इसके पीछे कई कारण हैं, आइए इन सभी को देखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि किस तरह यह पूरा बिजनेस काम करता है। कोकेन को आज भी साउथ अमेरिका के देशों में ही बनाया जाता है, फिर चाहे वो कोलंबिया हो या फिर इक्वाडोर, और यहाँ से शिपिंग कंटेनर्स के अंदर से छिपाना पड़ता है। कई बार तो कंटेनर्स को दीवारों पर एक एक्स्ट्रा लेयर लगा दी जाती है जिसके नीचे फिर इसे छिपाया जा सकता है, और फिर कई बार कुछ और मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पिछले साल बेल्जियम में एक ऐसा केस भी आया जहां एक शिपिंग कंटेनर के अंदर एक छोटा सा कंटेनर था और उस एक कंटेनर से उन्हें 11 टन कोकेन मिली। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये ड्रग कार्टेल्स बड़े ही नायाब तरीके से सुनिश्चित करते हैं कि उनके ड्रग्स ना पकड़े जाएं। साउथ अमेरिका के देशों का यूरोप के साथ ज्यादातर बिजनेस केलों को लेकर होता है। इन लैटिन अमेरिकन देशों के केले यूरोप तक पहुंचाए जाते हैं और इन्हीं कंटेनर्स में कोकेन आती है। इसका फायदा ये है कि केले एक ऐसी कमोडिटी है जो जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए इस तरह की कंटेनर्स को ज्यादा देर तक पोर्ट पर चेकिंग के लिए रोका नहीं जा सकता और ये आसानी से कस्टम्स की नजर से बच जाते हैं। एक परेशानी ये भी है कि एंटवर्प में जितने कंटेनर्स आते हैं उनमें से सिर्फ 2% की चेकिंग मुमकिन होती है, और वो भी ये नहीं चाहते कि हर एक कंटेनर की चेकिंग की जाए, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा और बाकी सामान टाइम पर नहीं पहुंचेगा। इससे हो सकता है कि लोग दूसरे पोर्ट की तरफ जाने लगे और पोर्ट को फाइनेंशियल नुकसान झेलना पड़े। लेकिन बेल्जियम में ड्रग्स आने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बेल्जियम के लोग इसे यूज कर रहे हैं। पोर्ट तो बस एक जरिया है जिसके बाद ये ड्रग्स पूरे यूरोप में बेचे जाते हैं। इन ड्रग्स को मंगवाने वाले लोग खुद बेल्जियम से नहीं है। आपने शायद बाल्कन कंट्रीज के बारे में सुना हो। ये ईस्टर्न यूरोप के देश हैं जैसे कि क्रोएशिया, सर्बिया, अल्बानिया वगैरह वगैरह। इन सभी देशों में 90 के दशक से अलग अलग तरह के सिविल वॉर्स चल रही थी, जिस वजह से बहुत ज्यादा वायलेंस और क्राइम बढ़ चुका था। इसी बीच में कई सारे ग्रुप्स ऐसे भी बन गए जो हथियारों से लेकर टोबैको तक स्मगल करते थे। लेकिन आज के समय में देश बहुत शांत है, लेकिन उन गैंग्स को तो अभी भी काम करना था, इसीलिए उन्होंने हथियार छोड़कर कोकेन स्मगल करने का काम शुरू कर दिया। इस कोकेन बिजनेस में सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं गैंग्स का होता है, क्योंकि इनका काम सिर्फ साउथ अमेरिका से यूरोप तक इन ड्रग्स को पहुंचाने का है। जो लोग कोकेन बनाते हैं उन्हें इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। यूरोप में कोकेन बेचने वालों को इसका 3 गुना मिलता है, लेकिन असली पैसा तो ट्रांसपोर्ट में है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन 1500% या कहें कि 15 गुना है। तो आप सोच ही सकते हैं कि लोग इस समय कितना पैसा कमा रहे होंगे। इस पैसे के चलते इनके पास कई सारी पावर्स आ जाती है जो इस ट्रेड को बहुत ज्यादा आसान बना देती है। इन पैसों से आप पुलिस से लेकर पॉलिटिशियंस किसी को भी खरीद सकते हैं। जिस 11 टन कोकेन सीजर्स की बात हमने आपसे पहले की थी, जब उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई तो मालूम पड़ा कि इस ट्रैफिकिंग में एंटवर्प के उस वक्त के एंटी नार्कोटिक सेक्शंस के हेड और 3 पुलिस वालों समेत एक लॉयर भी शामिल था। यहाँ पर कुछ किलो की नहीं बल्कि टन की बात हो रही है, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन है कि बिना अथॉरिटीज और पॉलिटिशियंस की मिली भगत कैसे करना लगभग नामुमकिन है। ये गैंग्स इतनी स्ट्रांग है कि जब एंटवर्प के मेयर ने ड्रग्स प्रॉब्लम्स के बारे में आवाज उठानी शुरू की तो उन्हें 24 घंटे सिक्योरिटी को लेकर अपने साथ चलना पड़ा। हालत ये हो गई कि एक बेल्जियम कस्टम ऑफिसर का यहाँ तक कहना है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो अगले 10 साल में बेल्जियम एक नार्को स्टेट बन जाएगा और इसकी हालत भी मैक्सिको जैसी हो जाएगी।
दरअसल परेशानी यह है कि इन गैंग्स के लिए ऑपरेट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। ये लोग एक साल में सैकड़ों टन का व्यापार कर रहे हैं। अगर इसमें से कुछ एक हिस्सा पकड़ा भी जाएगा तो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इस चीज से भी बचने के लिए उनके पास हमेशा रिश्वत खिलाने का ऑप्शन तो है ही। इस वक्त वहां पर रिश्वत खिलाना इसलिए भी आसान है क्योंकि किस कंटेनर की जांच होगी इसका फैसला कस्टम डिपार्टमेंट के लोग करते हैं और ये फैसला काफी रैंडमली किया जाता है। अगर आप कस्टम ऑफिसर्स को पैसे खिलाकर सिर्फ ये कह दें कि वो उनके कंटेनर की जांच ना करे तो किसी को शक भी नहीं होगा कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। इस ड्रग नेटवर्क का एक दूसरा पार्ट यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड भी है। यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं वहां पर आप बिना कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी दिए बिना फ्रीली अपने सामान को मूव कर सकते हैं और किसी भी देश में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। इसी वजह से ड्रग्स बेल्जियम से बाकी देशों तक रोड के रास्ते पहुंच जाते हैं। अब तो कई सारे बाल्कन कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं थी वो भी यूरोप से जुड़ने जा रही हैं, जो इस ट्रेड को और भी ज्यादा आसान बना देगा। ये बाल्कन गैंग्स अब सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि बाकी मार्केट्स में भी फेल हो चुकी हैं। पिछले साल अमेरिका के फिलाडेल्फिया में कस्टम ऑफिसर्स ने ये कंटेनर में 20 टन से ज्यादा कोकेन पकड़ी थी और इसे भी इन बाल्कन गैंग्स के ही जोड़कर देखा गया है। ये खबर भारत के लिए भी इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ये भी खबर आ रही है कि गुजरात के पोर्ट्स में भी इस तरह के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं और हो सकता है कि उनके काम करने का तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही हो। जिस तरह वहां सभी कंटेनर चेक नहीं किए जाते यहाँ भी नहीं किए जाते। तो अब आते हैं कि सोल्यूशन क्या है। कई सारे सॉल्यूशंस की तरफ एक्सपर्ट्स ने बार बार हमारा ध्यान खींचा है, जिसमें से सबसे सिंपल और सबसे ऑब्वियस तो ये है कि किसी तरह से ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि 100% कंटेनर की स्कैनिंग की जा सके। लेकिन अगर ये भी संभव ना हो तो हम नीदरलैंड्स के मॉडल से कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम से पहले वहां पर सबसे ज्यादा ड्रग्स का कारोबार चलता था, लेकिन उन्होंने फिर अपने पोर्ट्स पर एक कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम स्कैन करना शुरू कर दिया। यानी कि कंप्यूटर अब रैंडमली डिसाइड करता था कि किस कंटेनर की स्कैनिंग होगी और फिर कस्टम ऑफिसर्स को जाकर उस कंटेनर को चेक करना ही पड़ता था। इस तरह के सिस्टम से आप किसी को रिश्वत नहीं दे सकते क्योंकि अब कंप्यूटर डिसाइड कर रहा है कि कौन से कंटेनर की चेकिंग की जानी चाहिए। एक तीसरा और मुश्किल सोल्यूशन ये है कि लैटिन अमेरिका के देशों पर यह प्रेशर डालना पड़ेगा कि वो अपने यहाँ पर से ही इन ड्रग्स के एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि इसका सोर्स तो वही सभी देश है और वहाँ पर क्राइम और अथॉरिटीज आपस में इतनी घुली मिली हुई है। इसीलिए तो इतनी बड़ी मात्रा में वो लोग ड्रग्स को कंटेनर्स में छिपा पाने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। इसके साथ साथ दो देशों के कस्टम डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर कम्युनिकेशन भी फास्ट और ट्रांसपेरेंट हो तब भी इस तरह की चीजों को रोका जा सकता है। क्या आप चाहते हैं कि हम गुजरात में पकड़े गए ड्रग्स पर भी अलग से एक वीडियो बनाएं? हमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।